अन्या खुद के भारी सिर को संभाले जैसे अपना हाथ बढ़ाती है कमरे का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और उसे अपने साथ एक झटके में अंदर खींच लेता है। अन्या को तो कुछ समझ नहीं आता क्योंकि एक झटके में ही वो किसी की बाहों में मजबूत गिरफ्त में थी और उसके होठ उसके होठों के कब्जे में। अन्या कुछ समझ नहीं पा रही थी ये सब इन सडन मूव में हुआ कि उसे जब तक होश आया कोई उसे अपने साथ बेड तक ले आया, जिसके बाद की खबर अन्या को तो होते वो झटपटाने लगी, पर उसकी झटपटाहट सुनने वाला जैसे वहाँ कोई भी नहीं हो। पल भर में अन्या की ज़िंदगी एक नए मोड़ पे ले आई। काफ़ी कोशिश की पर वो खुद में जीत नहीं पाई। वो और कोई नहीं बल्कि रुद्र ही था। ड्रग्स का असर इस कदर उसके सिर पर चढ़ा हुआ था कि उससे भी वो खुद के किए का होश नहीं था। उसने तो ये भी नहीं देखा कि वो लड़की कौन है, बस उसकी गर्म सांसों की कपकपाहट और उसके बदन से आती भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली खुशबू रुद्र को जैसे और भी ज़्यादा पागल बना रही थी। वो बस उस एहसास के साथ ड्रग्स के काबू में बहसा गया। कमरे में बेड के पास काफ़ी अंधेरा सा भी था। अन्य की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी और हर माने वो भी अपने होश खोए एक बेजान सी हो गई थी। काफ़ी अजीब था। दोनों मिले, दोनों मुकम्मल से भी हुए पर सिर्फ जिस्म से। दोनों की पहचान सिर्फ एक दूसरे के एहसासों और जिस्मों से हुई जो दोनों के लिए एक अलग सा एहसास लिए था। रुद्र के शांत होने के बाद अन्या काफ़ी वक्त के बाद खुद को संभाले अपने कपड़े समेटे वहाँ से निकल गई। उस रात अन्या ने जैसा खुद को ही खो दिया। दिव्यंका को खबर तो लग गई कि अन्या उसके भेजे हुए आदमी के पास नहीं गई थी और अन्या की हालत का पता लगते वो कुछ डर सी गई और उसे काफ़ी मुश्किल से उसके पेरेंट्स का वास्ता दिए उसे चुप रहने को कहा। और वहीं रुद्र को जब होश आया तब जब जाकर उसे इस बात की भनक सी लगी और पता करने पे सीसीटीवी फुटेज में अन्या का चेहरा तो नहीं बल्कि उस कपड़े से देखा, जो पता करने पे रुद्र को दिव्यंका का नाम सामने आया। रुद्र को इस बात काफ़ी ज़्यादा गिल्ट था और वो उस लड़की से मिलकर सब क्लियर कर माफ़ी तो मांगना चाहता था, पर उसके जाने से पहले उसे दिग्विजय जी की तबीयत का पता चला, जिसके बाद उससे जाना पड़ा। तो वहीं अन्या इस हादसे से काफ़ी ज़्यादा सहम चुकी थी। वो अकेले तक में डर सी जाती थी और काफ़ी चुप सी हो गई। पर इसी बीच जब उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई और साथ ही घबरा गई। उसके पता चलने तक ऑलरेडी 3 मंथ से ज़्यादा हो चुकी थी। उसके बाद न जाने क्यों अन्या को अपने बच्चे से एक लगाव सा हो गया और दिव्यंका के समझाने पर भी उसने गिराने से मना कर दिया। दिव्यंका काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अगर उस बच्चे की सच्चाई काफ़ी उसके लिए मुसीबत ना साबित हो। इसीलिए एक दिन बातों ही बातों की बहस में उसने अन्या को धक्का दे दिया, जिसके बाद अन्या जैसे एक बार और टूट गई और अपने बच्चे को खोने का गम जैसे उसकी ज़िंदगी उजाड़ने से ज़्यादा ही हो गया। दिव्यंका को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। वो खुश थी और रिलैक्स भी। इतना सा हो चुका था अन्या की लाइफ में कि जैसे उसकी ज़िंदगी से एक रोशनी से छीन चुकी थी, वो खुद में समेट कर रह चुकी थी। दिव्यंका की हरकतों का पता चलने पे भी अन्या उसे ब्लेम तक नहीं कर पाई क्योंकि वो मासूम थी। उसने जैसे खुद को छोड़ किसी को हर्ट करने की हिम्मत जो नहीं थी। फ्लैशबैक एंड अन्या यही सारी सोच में गुम थी। उसकी आंखों में आंसू थे, होठों पे खामोशी, लेकिन दिल में सुकून। वो अपने पेट पर हाथ फिराते हुए मन में कहती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है रुद्र मैं खुश हूँ या दुखी। कितना अजीब साथ है ना हमारा। जब आपसे पहली बार मिली तो यूँ मिली न मिलने की तमन्ना की और आज मिलकर भी दूर होने पर आपके साथ जीने की तमन्ना कर रही हूँ। फिर अपने पेट को सहलाते हुए कहती हैं, रुद्र आई हैव अ बेबी। जब पहली बार हमारे बच्चे 3 साल पहले महसूस किया तो बस एक सवाल से डर लगता था कि अगर कभी उसने अपने पिता के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी। मैं आपको जानती तक नहीं थी, आपका नाम, आपकी पहचान कुछ भी नहीं जानती थी। आज भी डर लग रहा है इस सवाल से कि जब उसने आपके बारे में पूछा तो इस बार आप सारी पहचान जान के भी मैं चुप कैसे रहूँगी। क्या कहूँगी कि उसके पिता को होने की खबर देने से पहले ही उसके पापा ने बिना किसी गलती की उसकी माँ से रिश्ता तोड़ दिया। क्या कहूँगी कि उसके पापा
उसकी मम्मा को समझ तक नहीं पाए। कहाँ कमी थी मेरे साथ में रुद्र, कहाँ? क्यों मुझे आपने कुछ कहने का मौका नहीं दिया, आखिर क्यों? अन्य ये बोल खामोश तो हो जाती है, पर अपने मन में उठे सवालों को काबू नहीं कर पाती। वो कितना भी रुद्र के लिए तड़प ले, पर इस बार वो रुद्र को माफ़ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसने हर चोट से भी गहरा चोट दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2 दिन से अपने कमरे में रहने के बाद आज रुद्र तैयार हुए नीचे आता है और तेज़ कदमों से होते हुए बाहर चला जाता है। रेहान रुद्र को देख अपना हाथ उठाकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, पर रुद्र उसको इग्नोर किए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। हॉल में दिग्विजय जी, आकाश जी, अभय, रेहान सबने ये देखा था। रेहान पहले रुद्र का यूँ देख मायूस होता है, फिर अचानक ही कुछ सोच एक्साइटेड हुए कहता है, भाई फाइनली आपने संन्यास से बाहर आ गए और काफ़ी जल्दी में लगते हैं। भाभी को लेने जा रहे हैं? वाट्स? रेहान ये बोल अपना हाथ खुशी से लहराता हुआ सबको देखता है, तो सब अब भी उसी डायरेक्शन में देख रहे थे। अबे रेहान की बात सुन एक ठंडी आह लिए कहता है, आई विश तुम्हारी बात सच हो रेहान, पर न जाने मुझे ये सच होने के असर दिख नहीं रहे हैं। रुद्र का बिहेव तुमने नोटिस किया? ये वैसा ही है जैसे नदियों की लहरों को बांध बनाकर रोकने के समान हो। जहाँ तक मैं रुद्र को जानता हूँ वो खुद को रोक रहा है, बहुत रोक रहा है अपने जज्बात को। अबे की बात सुन रेहान पहले तो कंफ्यूज सा देख कहता है, रोक रहे? व्हाट डू यू मीन ब्रो? भाई अपने फीलिंग को क्यों रोक रहे हैं? भाभी से जाकर बात करें, मिले, उन्हें मनाने और अपने घर लाए। इसमें रोकने और समझाने चुप रहने वाली बात कहाँ है? फिर सोफे से उठते हुए कहता है, ये भाई सच में पागल हैं, मैं खुद आज बात करता हूँ। इतना बोल रेहान जाने को कदम जैसे ही बढ़ाता है कि दिग्विजय जी उसे रोकते हुए कहते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा रुद्र से, ये उसकी लड़ाई है, उसे खुद लड़ने दो। रेहान दिग्विजय जी की बात सुन हैरान परेशान होने देखता है और फिर उसके पास बैठता हुआ आश्चर्य से कहता है, ये क्या कह रहे हैं तीनों बाबा? रेहान अपनी बातों में झल्लाहट लाते हुए कहते हैं, आपको पता है ना भाई कैसे हैं रिश्ते, फीलिंग, इमोशन सब में कितने कच्चे खिलाड़ी हैं। अगर उन्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया तो भूल जाओ कि आप कभी अपने परपोते या पोते की शक्ल भी देख पाओगे। वो बन जाएंगे मशीन फिर से एक बार, फिर तब आपको समझ आएगा मेरी बात का मतलब। दिग्विजय जी रेहान की बात सुन ठंडी आह लिए कहते हैं, आह रेहान, जानता हूँ रुद्र इस मामले में कच्चा है, पर इतना भी जानता हूँ वो अन्य से बहुत प्यार करता है, और इतना सब होने के बाद डर रहा है कि जिन आँखों में उसने हर वक्त खुद के लिए प्यार देखा वह नफ़रत जैसे देख पाएगा। उसमें हिम्मत नहीं है अन्य को फेस करने की। फिर रेहान की तरफ देख उसके सिर पर हाथ देर कहते हैं, और ये हिम्मत उसे वक्त रहते आ जाए तो ठीक है, वरना हम ही हैं, बस कुछ वक्त दो उसे खुद को संभालने का। तुम्हारी भाभी तुम्हारी घोड़ी चढ़ने से पहले आ जाएगी। ये बोल दिग्विजय जी थोड़ा मुस्कुराकर वहाँ से आकाश जी के साथ चले जाते हैं। तो वहीं रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, घोड़ी चढ़ने से पहले आ जाएगी? भाई की स्पीड देख तो लगता है मेरा घोड़ी चढ़ने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। रेहान अपनी बात कहे अबे को क्यूट बनते देखता है तो अबे जल्दी से अपनी जगह से खड़ा होते हुए कहता है, मेरी तरफ तो देखना भी मत, मैं तुम्हारे उटपटांग कामों के मैं साथ नहीं दूंगा। हाँ, पर रुद्र से बात करने का ट्राई ज़रूर करूँगा। इतना बोल अबे वहाँ से चला जाता है। तो रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, ओहो, मेरे बुद्धू भाई की अकल ठिकाने लगाने के लिए तो कोई मेरे साथ ही नहीं दे रहा है। ये तवीज़ को भी अभी ही जाना था, अब किससे हेल्प लूँ? ये बोल रेहान सोचता है, तभी उसके दिमाग में किसी का ख्याल आता है। वो मुस्कुराकर उठता है और जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। वहीं रुद्र खुद को काम में पूरी तरह से बिजी रखने की पूरी कोशिश करता है, पर हर पल जैसे वो हार की तरफ बढ़ने लगता है। ये उसके लिए सच में काफ़ी मुश्किल था। वो अपने ऑफिस में बैठकर कब से एक प्रेजेंटेशन को न जाने कितनी बार देख चुका था, लेकिन तब भी उसका ध्यान उस ओर लग ही नहीं रहा था। तभी उसके केबिन में नॉक होता है और जियान रुद्र का लंच लिए अंदर आता है और टेबल पर रखते हुए कहता है, बॉस लंच टाइम हो गया है, आपका लंच। रुद्र जियान की बात सुन बौखलाए बस हाँ में सिर हिलाए उठाकर सोफे के पास जैसे ही आता है, अचानक ही उसकी नज़र लंच पे टिक जाती है। ये वैसा ही फूड था जैसे अन्या उसके लिए भेजा करती थी।
ये देख रुद्र की आंखों में चमक सी आ जाती है। वो जल्दी से अपनी आंखें उठाकर जियान की तरफ उम्मीद से देखता है तो जियान बस अपना सिर झुका लेता है, जिसे देख रुद्र की आंखों में चमक एक मायूसी में तब्दील हो जाती है। वो खाना साइड कर उठते हुए कहता है, जियान खाना ले जाओ, मुझे भूख नहीं है। जियान उसकी बात सुन कुछ कहता, पर रुद्र सीधा खिड़की के पास जाता है और अपनी पॉकेट से सिगरेट जलाकर उससे अपने मुंह में रखता, पर एक दो ही कस उसे अन्या का ख्याल बेचैन कर देता है। अन्या का उसके सिगरेट पे मना करना और उसकी उदासी में कैसे उसे संभालना, ये सब याद करते हुए रुद्र अपने हाथ में सिगरेट देखता है तो उसके कानों में एक आवाज़ गूंजती है, नॉट फेयर माय डियर हस्बैंड, नशा करना है तो मेरे प्यार का ही नशा करें। रुद्र अन्य के अल्फाज याद कर खुद में थोड़ा मुस्कुराकर उस सिगरेट को वहीं फेंक वापस अपनी चेयर पर आ जाता है और अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल अन्या का जैसे नंबर डायल करने को होता है कि अचानक उसके बढ़ते हाथ रुक जाते हैं। वो 2 पल उस नंबर को देख फ़ोन वापस रख खुद की आंखें बंद किए कहता है, सॉरी वाइफी, मुझे नहीं पता मैं कितने पल तुम्हारे बिना अब जी पाऊँगा, पर बस इतनी ख्वाहिश है कि मरने से पहले कम से कम तुमसे अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगने की हिम्मत जुटा पाऊँ, बस थोड़ी हिम्मत। रुद्र अपनी ही बातों में इतना दर्द था कि उसकी आंखें आज छलक सी आई। वो अन्या के पास जाना तो चाहता था पर हिम्मत नहीं समेट पा रहा था, इसीलिए वो बस अपने काम में लगना चाहता था, पर वो भी आज उसका साथ नहीं दे रहा था। वो इतना बेकरार हुए जा रहा था कि उसे हर शब्दों हर सांसों पर एहसासों में सिर्फ अन्य का ख्याल सता रहा था। काफ़ी मुश्किल से उसके 1 हफ्ते की बीते, लेकिन ये हफ्ते भी जन्मों के जैसे लग रहे थे रुद्र को। उसने खुद को मिटने के लिए जैसे खुद को काट देना शुरू कर दिया। दिन का चैन काम को बनाना चाहा तो रातों की सुकून में शराब का सहारा लिया, पर कोई भी उसे अन्या के प्यार की खुशबू से महफूज नहीं रख पाया। इन बीते वक्त में अबे रेहान आकाश जी ने भी रुद्र से बात कर उसे समझाना चाहा, पर रुद्र समझ कर भी ना समझी वाले काम किए जा रहा था। एक दिन रुद्र अपने ऑफिस में एक ज़रूरी प्रोजेक्ट में लगा हुआ था जिसकी मीटिंग 1 घंटे में थी। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देख रुद्र तो पहले इग्नोर करता है तो अचानक उसका ध्यान कैप्शन पर आता है जिसमें लिखा था, जीजाजी सेव मी। रुद्र को जाने क्या मन में हुआ, वो अपना फिर ऑन कर देखता है तो ये फैमिली ग्रुप में मैसेज आया था जहां रेहान ने एक वीडियो शेयर करते हुए बहुत सारे हंसने वाले इमोजी भेजे थे। वैसे रुद्र कभी इस बात की ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर आज उसके मन में न जाने क्या आया, उसने वो वीडियो स्टार्ट कर दी। सबसे पहले एक लड़का दिखाई देता है जिसे रुद्र एक पल में पहचान जाता है। वो और कोई नहीं साहिल था, अन्या का छोटा भाई, और वो शायद वीडियो बना रहा था, कोई ब्लॉग टाइप का। वीडियो में साहिल कैमरा सही करते हुए ठंड से ठिठुरते हुए कहता है, हे गाइस, आप सबने इस धरती पर अजीब से भी अजीब प्राणी दिखाई देखे होंगे, पर आज मैं दिखा रहा हूँ वो इस धरती पर हैरान है और ओनली 1 पीस है। लुक, इतना बोल रेहान अपना कैमरा बे करता है और अन्य कार के बोनट पर आराम से फैलकर बैठी मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। उसके आसपास काफ़ी सारे फ्लावर थे। रुद्र तो अन्या को देख बस वीडियो उसे देखता ही रह जाता है। अन्या थी तो वीडियो पर रुद्र को ऐसा लग रहा था कि वो कितने वक्त के बाद उसे देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वीडियो में अन्या काफ़ी क्यूट लग रही थी और उसकी आइसक्रीम खाती हरकतें रुद्र को कुछ पुराने और पलों की याद दिला रही थी। वो काफ़ी प्यार से अन्या को देख रहा था। साहिल वीडियो में अन्या को शो करते हुए कैमरा दोनों की तरफ कर अपने हाथ में पहनी घड़ी दिखाकर कहता है, लुक, रात के 12 बज रहे हैं और मेरी इस अजीब गजब प्राणी को आइसक्रीम खानी है, वो भी उसकी पसंद की फ्लेवर। ऐसा वही होता है भाई, ठंड से बेहाल हुए जा रहा है, पर नहीं, मैडम को बस अपनी आइसक्रीम पे फोकस करना है। इतना बोल साहिल अन्या के हाथ से आइसक्रीम छीन लेता है तो वो बच्चों की तरह जिद मचाते उसे लड़ने लगती हैं। फिर एक हाथ से बाल नोच अपनी आइसक्रीम छुड़ाते हुए उसे मुंह बनाकर देखती हैं, फिर अपना मुंह फिर आइसक्रीम खाने लगती हैं। ये देख साहिल रोने का नाटक करते हुए कहता है, दीदू, मैं आपका छोटा भाई, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती।
अन्या अपने आइसक्रीम का बाइट लिए काफ़ी बेपरवाही से अनजान बनते हुए कहते, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस चुपचाप अपनी आइसक्रीम खा रही हूँ, तुमने ही मुझे छेड़ा है। साहिल उसके मासूम बनने के नाटक से पहले उसे घूरता है, फिर खुद का सिर पकड़ चिढ़ते हुए कैमरे की तरफ करता है। ई लुक, ये मासूम सा चेहरा, इनकी सूरत पे मत जाना। ये जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। मैं बताता हूँ इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा राज। इतना बोल साहिल अपने पॉकेट से अपना खाली वॉलेट निकाल उसे कैमरे में शो करता हुआ कहता है, लुक गाइस, किसी ज़माने में इसमें पैसे हुआ करते थे और अब ये कुछ वक्त से वीरान हुए जा रहा है। पता है कैसे? साहिल अपनी बात कहे कैमरा अन्य की ओर तरफ जूम करते हुए कहता है, इस सब की वजह से ऐसे ऐसे शौक हुए जा रहे हैं मैडम के कि मुझे शौक हुए जा रहा हूँ। साहिल फिर खुद पे और अन्या पे कैमरा सेट करते हुए झल्लाए टोन में कहता है, लिटरली आधी रात को इतनी ठंड में जहाँ लोग हम सब कम्बल में रहना पसंद करते हैं, वहाँ मेरी बहन ने ऐसी जिद मची है कि हम घर से इतनी दूर बस आइसक्रीम खाने आए हैं। बताओ ऐसा कोई करता है? मेरी पूरी पॉकेट मनी खाली कर दी। अरे इतना नहीं, और सुनो, एक रात कहती है कि मैं मोटी हो रही हूँ, मुझे जॉगिंग पे जाना है, सुबह उठा देना। और जब सुबह उठाता हूँ तो मुझे ही उल्टा डांट के कमरे से बाहर ऐसा फेंका कि जैसे चाय में मक्खी। और तो और पापा से डांट अलग सुनने को मिला क्योंकि उनकी लाडली की नींद मैंने ख़राब कर दी। फिर खुद ही मायूस बने कहते हैं कि मुझे उठाया क्यों नहीं। ओ गॉड सेव मी। साहिल अपनी बातों में नौटंकी लिए था कि अन्य चिढ़ते हुए उसके एक बम पर एक लात झड़ती है और साथ ही मुंह बनाए एक एटीट्यूड लिए कहती हैं, गॉड का पता नहीं लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई बचा नहीं सकता छुटकू। अगर एक और बकवास की तो मैं यहीं छोड़कर चली जाऊंगी। अन्य अपनी बात के एटीट्यूड से बोनट से उतरकर उसे डेविल स्माइल देती है तो साहिल सहमसा हुआ लुक देते हुए कहता है, दीदू आप ऐसा नहीं कर सकती ना, मैं तो आपका प्यारा छोटा भाई हूँ ना। अन्य साहिल के ऐसे कहने पर भी ऐसा लुक देती है जैसे वो बोल रही हो, तुम्हें शक है ना मेरी बात पे? जिसे देख साहिल रोने वाली सूरत बनाते हुए कैमरे में देख धीरे से कहता है, अत्याचार हो रहे हैं, देखा छोटे बच्चे पर कितने, कोई तो बचा लो जीजाजी, अब आप ही बचा सकते हो, प्लीज़ ले जाओ इसे अपने साथ, ये सब आपकी वजह से ही है, बचा लो मुझे प्लीज़। साहिल इससे आगे कुछ कहता कि अन्य पीछे से उसकी गर्दन दबोच अपने साथ ले जाती हैं, जिसे देख साहिल डरते हुए अन्या से माफ़ी मांगता है। दोनों भाई बहन की लड़ाई चलते हुए ये वीडियो ख़त्म तो हो जाता है और वीडियो में बनी नोक झोंक देख रुद्र के चेहरे पर काफ़ी वक्त के बाद काफ़ी बड़ी सी मुस्कान छा जाती है। उसे याद आता है कि उसने अपने और अन्या के पल जहां उसने ऐसे ही आइसक्रीम को जिद मचाकर रुद्र को कितना नचाया था और सुबह जॉगिंग की बात पे रुद्र को भी अन्या के साथ वो पल याद आते हैं जहां एक बार वो भी अन्या को सुबह अपने साथ जिम चलने को कहता है, पर अन्या उस वक्त मान सुबह उठने के वक्त मुकर जाती है और रुद्र के जिद करने पे उसे खुद के करीब न आने की धमकी देती है, जिसके बाद बेचारा रुद्र क्या करता, उसकी बीवी के सामने उसकी भी नहीं चलती थी। ये सारे पल याद आते रुद्र का चेहरा आज अन्य के बारे में सोच सोच के खिंच उठा था। वो वीडियो को बार बार देखते देखते मन में कहता है, आई मिस यू वाइफी, आई मिस यू सो मच। तुम्हें खुश देख मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा था, मैं बता नहीं सकता, और ये भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी खुशियों में दुख बदले। चाहे जितने भी माफ़ी मांग लो तुमसे, तब भी मेरी सज़ा कभी कम नहीं होगी। तुम्हारी मोहब्बत में जीने की आदत थी और अब तुम्हारी यादों की जीना सीख रहा हूँ, यही मेरी सज़ा है। इतना बोल अपनी आंखें बंद करता हुआ अन्या को याद करता है। उसने अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर दी और अमन को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए अपना सारा काम रेसेट कर दिया। उसने न जाने वो अन्या की हंसने खिलखिलने मस्ती करने वाली वीडियो न जाने कितनी बार देख लिया, पर तब भी उसका मन नहीं भरा। वो शायद अपनी ज़िंदगी निकाल देना चाहता था इस पल में। वहीं दूसरी तरफ अन्या का घर। अन्या अपने कमरे में बेबी बुक पढ़ रही थी और अपने बढ़ते हुए बच्चे को महसूस कर रही थी। उसकी प्रेगनेंसी अब अपने 4th स्टेज पर थी। अन्या इस समय काफ़ी खुश थी इस खुशी को जीने के साथ, लेकिन कभी कभी थोड़ी परेशान थी क्योंकि अब तक उसके बच्चे ने उसमें कोई मोमेंट महसूस भी नहीं की थी, जिस वजह से वो अपने पेट पर अपना हाथ फिराकर जैसे
कुछ महसूस करने की कोशिश करते हुए सोचने लगती हैं। तभी हाथों में हलवा की कटोरे लिए सारिका जी कमरे के अंदर आती हैं और अन्या को यूँ देख मुस्कुराते उसके पास बैठ कहती है, क्या बात है लाडो, परेशान क्यों है? अन्या सारिका जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख अपनी मायूसी को छुपाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे माँ, कुछ खास नहीं, बस मैंने अब तक इसकी कोई हलचल महसूस नहीं की तो थोड़ी सी टेंशन हो रही है। डॉक्टर ने बोला था लास्ट चेकअप में मैं जल्द ही बेबी को महसूस कर पाऊंगी, पर देखो ना, अब तक कुछ नहीं हुआ। ये बहुत शैतान है, अपनी माँ को कितना तंग कर रहा है। अन्या की ऐसी बातें सुन सारिका जी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर मजाक के अंदाज में कहती हैं, अच्छा लाडो, अब तो असल समय है तुम्हें पता चलने का। बच्चों की छोटी शरारतें माँ बाप के लिए कितनी बड़ी चिंता बन जाती हैं। वो अभी तुम्हारे अंदर हैं, तब तुम्हारा ये हाल है, जब ये बाहर जाएगा आएगा तब क्या होगा। अन्या अपनी माँ की बात सुन चिंता करते हुए सोचती है, फिर अपनी माँ की बातों का मतलब समझ उसके सीने पे सिर रखती है। क्या माँ, आप मुझे छेड़ रही हैं? सारिका हंसते हुए अन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहते हैं, नहीं लाडो, छेड़ नहीं रही हूँ, बस माँ की चिंता में जो सुख होता है उसे तुम्हें महसूस करवा रही हूँ। ये पल नहीं लाडो, ये एक परीक्षा जैसा होता है एक माँ और बच्चे के लिए, जहाँ उनके रिश्ते गहरे होने के साथ काफ़ी अलग अलग वक्त से उन्हें साथ गुजरना होता है, जिससे जाने में एक अलग ही सुख है। तुम चिंता मत करो, ये सब आम बात है। सारिका जी के कहने पर अन्या उससे लगा हुए कुछ चिंता के भाव लिए कहती है, पक्का माँ, ये ठीक है ना? सारिका अन्या की चिंता देख उसके गालों को छूकर विश्वास के साथ कहती है, हाँ लाडो, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। कभी किसी में जल्दी हलचल होती है तो कभी थोड़ी देर से। अगर हफ्ते भर में कुछ नहीं हुआ तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाएंगे, पर मेरी मानो तो सब ठीक है, मेरा नाती बिल्कुल ठीक है। सारिका जी की बात सुन अन्या कुछ रिलैक्स हो जाती हैं और वैसे ही उसने वापस लिपट जाती है। सारिका जी अपने हाथों से ही अन्या को हलवा खिलाकर कुछ देर बातों के साथ वहाँ से चली जाती हैं। अन्या जैसे अपने बेड से उठने के लिए होती है कि अचानक ही उसके कमरे का दरवाज़ा झट से खुलता है, जिससे अन्या की निगाहें उस ओर चली जाती हैं। साहिल कमरे के अंदर उछलते हुए आता है और बेड पर चढ़ते हुए कहता है, दीदू, आप बिलीव नहीं करोगी क्या हुआ है मेरे साथ। अन्या उसकी खुशी आश्चर्य से कहती है, ऐसा क्या हुआ छुटकू, जो तुम इतना खुश हो रहे हो? साहिल अन्या के ऐसे पूछने पर खुशी भर अपना फ़ोन आगे कर दिखाते हुए कहता है, लुक दीदू, किसी ने मेरे अकाउंट में 10 लाख ट्रांसफ़र किए हैं, पूरे 10 लाख। ये सुन एक पल अन्या को भी काफ़ी आश्चर्य होता है। वो झट से फ़ोन लिए चेक करते हैं तो साहिल सच कह रहा है। साहिल फिर कुछ सोचने वाले अंदाज में कहता है, पर पता नहीं दीदू, ये किसने किए हैं, जानबूझ के किए या गलती से? मैंने बैंक से भी पता किया पर ऐसा कोई क्लू नहीं मिले। साहिल अपने ही धुन में सोच रहा था तो अन्या 2 पल उसे देख उसकी तरफ फ़ोन फेंकते हुए कहती है, इसमें सोचना क्या है, ये तुझे ही मिले हैं तो तेरे हैं। ये सुन साहिल हैरत से कहता है, मेरे हैं? ये कैसे हो सकता है, और किसने भेजे और क्यों? अन्या उसकी मासूम बनी शक्ल देख उसे सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, मुझे झेलने के लिए। ये सुन और अभी ज़्यादा आश्चर्य निगाहों से देख कहता है, आपको झेलने के लिए? क्या मतलब? कमाल है, मैंने आज तक किडनैप करने के लिए पैसे सुने थे, पर झेलने के भी होते हैं। पर किसने दिए? ये बोल साहिल अपने दिमाग पर जोर दिए अचानक ही कहता है, अरे कहीं जीजू ने? इतना बोल साहिल अन्या की तरफ देखता है, जिसके एक्सप्रेशन उसके शक पे यकीन दिलाने के लिए काफ़ी थे। तो साहिल खुशी से उछलते हुए कहता है, सच्ची जीजू? ओ गॉड दीदू, वो वीडियो देख लिया। साहिल फिर अपने फ़ोन पे बैंक बैलेंस देख खुश होते हुए कहता है, इतने पैसे तो मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं कमाए जितने बुराई के लिए मुझे मिले हैं। ओ गॉड, मैं कितना अमीर हो गया। साहिल की नौटंकी देख अन्या उसे एक कुशन मारते हुए कहते हैं, पैसे मिल गए ना, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। साहिल अन्या के उस कुशन को हक करते हुए कहता है, यार दीदू, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी ऐसी वैसी वीडियो अगर सिर्फ जीजाजी को भेजी तो क्या होगा? आह, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। अन्या उसकी बातों से चिढ़ते हुए कहते हैं, फिर तुम यहाँ नहीं होंगे, और जहाँ होंगे वहाँ कुछ नहीं होगा। अन्या की डबल मीनिंग बातें सुन साहिल पहले कंफ्यूज होता हुआ उसे देखता है, फिर ज़्यादा माइंड न करते हुए
खुशी से कहता है, वैसे जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये तो मुझे पता चल गया। अन्या उसकी बात सुन अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहती है, पैसों से। साहिल अन्या की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं दी, पैसे प्यार के डेफिनेशन के आगे बहुत ही छोटा वर्ड है। वो आपको इतना चाहते हैं कि उन्होंने मेरा वीडियो खरीद लिया और पब्लिक से हटा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी आपको देखे सिवाय उनके। अब आप ही बताओ, ऐसा कोई करता है? साहिल की बात सुन अन्या बस उसे देखती रह जाती है। साहिल तो अपनी बात कह के चला जाता है तो अन्या खुद में कहती हैं, क्या पता साहिल क्या है उनके दिल में। अगर मोहब्बत है तो सिर्फ दिल में क्यों है? पैसों की मोहब्बत नहीं चाहिए थी मुझे कभी, मुझे बस उनका साथ चाहिए था, भरोसा चाहिए था, जो मिलकर भी जैसे ना मिला। अन्य जिन तकलीफ़ों में थी वहाँ दर्द भी थे और इंतज़ार भी, मोहब्बत भी थी तो शिकायतें भी। उसने इतना कुछ दिल में लिए बैठी थी कि अब न जाने रुद्र के सामने कभी आई तो क्या होगा, उससे भी खबर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रुद्र ने अपनी हालत जैसे बद से बेहतर बना रखी थी, जिसे देख अब सबको उसकी चिंता सताई जा रही थी। वो किसी की बात सुनकर भी सिर्फ अपने जवाब में खामोशी देता था। उसने अब तक अन्या को फेस करने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए वो काम सिवाय काम के कुछ नहीं करता। अबे सो रहे तभी रेहान भी उसकी हालत देख काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। वो लोग अबे के होटल में अपने रूम में बैठे एक साथ ड्रिंक कर रहे थे और रुद्र के बारे में सोच रहे थे। सबके चेहरे देख के ये पता चल रहा था कि सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। रेहान अपना ग्लास ख़त्म करते हुए गुस्से में चिड़चिड़ाए लिए नशे की हालत में कहता है, यार भाई बड़े सख्त लोंडे निकले भाई। सोरे भी उसकी बात सुन हामी भरते हुए अपने ग्लास से में घूंट लिए कहता है, अरे उसका दिल नहीं पत्थर है, स्टोन वाला हार्ट। रेहान नशे में अपना ग्लास दोबारा भरते हुए कहता है, वही तो इतना दूर, अगर मुझे कभी अपने सोना से रहना पड़े तो मैं तो पागल हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, न जाने क्या क्या करूंगा। पर भाई तो न जाने कौन सी कोटिंग करके बैठे हैं। अबे रेहान भी सुन हामी भरे अपना सिर नशे में हिलाते हुए कहता है, वही तो इतना प्यार होने का भी क्या फ़ायदा, जब दूर रहकर सिर्फ तड़पाने की सज़ा हो। उसे भाभी से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, वो गुस्से तो सुन लेना चाहिए, पर इसे ये छोटी बात कौन सी भाषा में समझाए, ये तो हमें भी नहीं पता। सब इतने शराब के नशे में थे कि किसी को होश नहीं था। अब सिर्फ इतना चाहते थे कि रुद्र अन्या के पास जाए और उससे बात करे और माफ़ी मांगकर वापस ले आए। तबीश भी उनका साथ देते हुए कहता है, मेरे डॉक्टरनियरी में रुद्र भाई नॉलवेज ऑलवेज परफेक्ट थे, पर अब इम्परफेक्ट सेक्शन में उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया। यार मेरी मानो, हम लोग भाभी को ही बुला लेते हैं, ये रुद्र भाई से कुछ नहीं होगा। रेहान तबीश जी की बात सुन हामी भरता है तो अबे मुंह बनाए कहता है, अरे कुछ शर्म करो, भाभी को बुलाने से क्या होगा, जबकि मेरे नालायक दोस्त को जाना चाहिए, उसे माफ़ी मांगना चाहिए, भाभी क्यों आए, वो जाए। इतना बोल अबे अपने गिलास को पकड़ अपने कंधे पर अपना सिर टिका लेता है। उसकी नशे में डूबी आंखें बंद होने लगी थी। सबका कुछ ऐसा ही हाल था। रेहान भी अपने नशे डूबे हालत में कहता है, और आप ही बोलो भाई क्या करें, अपने पैरों से तो वो जा नहीं रहे, तो क्या भाई को किडनैप कर ले और जाके भाभी के सामने पटक दे। ऐसा बोल रेहान तो सो जाता है, पर जैसे किसी की नशे में भी दिमाग की बत्ती जल जाती है। रुद्र का ऑफिस। रुद्र आज काफ़ी देर तक अपने केबिन में काम करता रहा। वो ऐसा डूबा कि उसे वक्त का कुछ भी होश नहीं रहा। अपने वीरान घर और बेजान कमरे में रुद्र को जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ हर पल अन्याय की यादें उसे गहरी रहती हैं। इसलिए वो जितना हो सके अपने काम और ऑफिस में ही वक्त बिताया करता था। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे और रुद्र की वजह से सारे लोग ओवर टाइम कर कर भी अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन रुद्र अब भी कामों में लगा हुआ था और बेचारा उसके साथ अमन भी वहीं फंसा हुआ था। उसकी भी लाइफ कुछ ज़्यादा हेल बन चुकी थी, क्योंकि वो भी रुद्र की तरफ न चाहते हुए भी मशीन बनते जा रहा था। दोनों काम में लगे थे कि तभी उसके केबिन का डोर नॉक करके जियान अंदर आता है। जियान को वहाँ एक अमन लाचारी वाली नज़रों से देख खुद की हालत पे आहें भरता है। जियान भी समझ सकता था कि अमन की हालत पर उसे अमन से ज़्यादा रुद्र की चिंता थी। वो रुद्र को ऐसे
देख एक ठंडी आह भरते हुए उसके पास आता है और काफ़ी जेंटली में वे कहता है, बॉस 10 बज चुके हैं, हमें घर चलना चाहिए। दादाजी आपका वेट कर रहे होंगे। जियान कैसे कहने पर रुद्र अपनी निगाहें एक बार उठाकर उसे देखता है, फिर एक नज़र अपनी घड़ी के वक्त में देख वापस अपने काम में लगे थकी आवाज़ में कहता है, ठीक है, मैं ये काम ख़त्म कर 10 मिनट में आता हूँ, तुम कार निकालो। जियान रुद्र की बात सुन फिक्र से उसे देख वहाँ से निकल जाता है और केबिन से निकल खुद से अफसोस भरे लहजे में कहता है, बॉस ने क्या हाल बना रखा है अपना, किसी चीज़ की सुध नहीं है सिवाय काम को छोड़कर। काश मैम यहाँ होती, अब वो ही बॉस को यूँ संभाल सकती हैं, पर अफसोस उनके होने के लिए भी बॉस को उनके पास जाना होगा और न जाने ये दिन कब आएगा। इतना बोल जियान नीचे चला जाता है, पर वहीं रुद्र अपने काम में वापस से मशगूल हो जाता है। उसका 10 मिनट कब 1 घंटे में बीत गया उसे खुद नहीं पता चला। बेचारा अमन अंत में हार माने हिचकते हुए कहता है, सर क्या हम बाकी कल डिस्कस कर लें, मुझे घर जाना है और शायद आपको भी। अमन की बात सुन रुद्र को भी होश आता है। वो हाँ में से हिलाता हुआ अपने चेयर से खड़ा होता है और अपना कोट हाथ में लिए अमन को चलने का इशारा करता है। अमन भी अपनी 100 की स्पीड वाली फुर्ती दिखाते हुए बस कुछ समेट रुद्र के साथ चल पड़ता है। अमन की खुशी ऐसी थी कि जैसे बच्चों को 3 पीरियड मैथ की क्लास के बाद प्ले ब्रेक मिलने पे होता है। ऑफिस में चारों तरफ सन्नाटा था। रुद्र और अमन अपने फ्लोर पे लिफ्ट लिए ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। इसी बीच रुद्र का ध्यान अपने फ़ोन पे था तो अमन का घर जाने के इंतज़ार में, पर लिफ्ट जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर रुकती है और वो दोनों बाहर आते हैं कि उन्हें किसी के कदमों की आड़ सुनाई देती है, जिस पे रुद्र बिना ध्यान दिए आगे बढ़ता है। पर वहीं अमन की सामने देख सांस के साथ आंखें फैल जाती हैं। वो जल्दी से चीखते हुए रुद्र की बाजू पकड़ उसे रोकते हुए कहता है, बॉस रुक जाइए। अमन कैसे चीखने और रोकने पर रुद्र उचकता हुआ उसे देखता है तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब से बल पड़ जाते हैं, क्योंकि अमन का चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आती हैं, जिसे देख रुद्र अपनी आईब्रो सिकोड़ पूछता है, क्या हुआ अमन, तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत? रुद्र सवाल करता तो अमन अपने हाथों के इशारे से सामने देखने का इशारा उसे करता है। रुद्र भी सामने देखता है तो उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि उसके सामने एक आदमी लॉन्ग ब्लैक कलर का लेदर की जैकेट पहने माथे पर बड़ी सी टोपी के साथ अपना चेहरा ढके हुए था और साथ ही अपने हाथों में बंदूक लिए रुद्र पे निशाना ताने खड़ा था, जैसे उसे मारने आया हो। वो अपने कदम आगे बढ़ाता है कि अमन हड़बड़ाते हुए कहता है, बॉस आप पीछे हट जाइए, मैं अभी सिक्योरिटी को कॉल करता हूँ, न जाने ये कौन आदमी है, इसे अंदर कैसे आने दिया। अमन इतना बोल अपने पॉकेट से धीरे से फ़ोन निकालता है तो रुद्र जो एकटक उस आदमी को देख रहा था वो अपने पॉकेट में हाथ डाल काफ़ी बेफिक्रे से कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अमन रुद्र की बात सुन हैरत में उसे देखते हुए कहता है, पर सर अमन इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र आगे बढ़ते रुद्र पे पड़ती है, जो उसे हैरानी के साथ घबराहट में डाल देता है। अमन की नज़र उस आदमी पे जाती है जो बिल्कुल रुद्र के सीने में बंदूक ताने खड़ा था और रुद्र बिल्कुल उसके बंदूक की नोक के निशाने पे उस आदमी को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। इस वक्त की सिचुएशन इस कदर इंटेंशन थी कि अमन अपनी सांसें थाम देख रहा था, चुपचाप खड़ा मन में कहता है, ये बॉस को न जाने क्या हो गया है, ये मौत के मुँह में क्यों जा रहे हैं। सच में मैम के जाने के बाद इनकी ज़िंदगी से मन भर गया है, पर बॉस की ऐसी मौत तो वो भी मेरे सामने, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये सब सोचते हुए अमन जी की निगाहें उस आदमी की उंगलियों की ट्रिगर पर रहती हैं तो अमन की आंखें हैरानी से बढ़ती हो जाती हैं। वो हड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता है कि रुद्र को बचाने के लिए कि ट्रिगर फायर होता है, जिससे अमन डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो रुद्र के बढ़ते कदम बिल्कुल उस बंदूक के 2 इंच पहले ही दूर पे रुकते हैं और काफ़ी अजीब नज़रों से उस आदमी को देख कहता है, सोरे स्टॉप, थिट जस्ट नॉनसेंस। इतना बोल रुद्र उससे साइड हुए काफ़ी आराम से निकल जाता है। तो वहीं अमन रुद्र की बात सुन दुगनी शौक पे रह जाता है। वो सामने देखता है तो वो गन नहीं बल्कि शूट आउट फ्लैग था, जिससे गोली की जगह एक वाइट कलर का छोटा सा फ्लैग निकल रहा था। वो आदमी भी रुद्र की बात सुन अपना टोपी हटाते हुए झल्लाए टोन में कहता है, क्या यार तुमने मेरी मेहनत पे एक पल में पानी फेर दिया, थोड़ा डर जाते तो क्या हो जाता। इतना बोलते बोलते शौर्य भी रुद्र के पीछे चल देता है,
तो वहीं अमन हैरत से बस देखते ही रह जाता है और खुद की हालत देख कहता है थोड़ा सा डर। फिर जल्दी से अपने पसीना पोंछ आसपास देख कहता है ये कोई शूटिंग प्लेस है जो यहाँ एक्शन सीन हो रहा था और गॉड सब पागल हैं और अब मुझे भी बहुत जल्दी नेशनल पागल की टोली का मेंबर घोषित कर देंगे सब। इससे अच्छा है मैं जल्दी से अपनी जान बचाकर घर चला जाता हूँ। इतना बोल अमन अपना सिर झटकता हुआ जल्दी से बाहर जाता है। वहीं रुद्र बाहर आता हुआ जैसे ही कार में बैठता है कि शौर्य भी झल्लाते उसकी दूसरी तरफ बैठ कहता है यार तो सच में एक नंबर का बेजिल इंसान है। जहाँ मेरी एक्टिंग स्किल देख लोग तालियां बजाते थकते नहीं हैं वहाँ तो इसे नॉनसेंस कह रहा है। ये तो सरासर इंसल्ट हुआ, द फेमस एक्टर शौर्य मित्तल की इंसल्ट। अपनी बात कहते कहते रुद्र पे भड़कते हुए अंदाज में उंगली दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें शू कर दूंगा इस गुनाह के लिए सू सू। शौर्य की सी बचकानी हरकतें देख रुद्र उसे एक डेंजर लुक देता है जैसे पूछ रहा हो हिम्मत है। शौर्य ये देख जल्दी से अपनी उंगली को दूसरे हाथ से वापस खींचते हुए अपने डर के घूंट को लेता हुआ कार में ठीक से बैठ जाता है। तो वहीं उसकी हरकत पे बिना कुछ कहे बाहर देखते हुए कहता है वैसे तुम इतनी रात को मेरे ऑफिस में क्या कर रहे थे? अपनी एक्टिंग स्किल तो दिखाने नहीं आए होंगे। तो फिर रुद्र की बात सुन शौर्य एक पल सोचने लगता है कि वो सच में क्या करने आया था क्योंकि वो अभी भी कुछ नशे में ही था। फिर अचानक उसे याद आता है वो तो रुद्र की तरफ देख इनोसेंट में कहता है तुम गुस्सा नहीं करोगे? तुम पहले प्रॉमिस करो यार। रुद्र उसकी बात सुने एक नज़र उसे देखता है और खुद का सिर झटकता हुआ सोचता है सारे के सारे नमूने क्या उसके ही किस्मत में है। एक रेहान और दूसरा शौर्य, दोनों एक जैसे ही बच्चे हैं। रुद्र बिना कुछ कहे बाहर देखने लगता है तो शौर्य रुद्र के थोड़ा करीब बढ़ धीरे से बोलने की कोशिश करता है पर उसकी जबान ज़रूर से ज़्यादा तेज़ होती है। मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करने आया हूँ। यह सुन रुद्र से ज़्यादा आगे बैठे जियान को होती है। वो पीछे मुड़कर शौर्य को देखता है तो शौर्य एक पप्पी स्माइल दिए कहता है मैंने कुछ नहीं कहा सच्ची ही। जियान समझ जाता है शौर्य ने पप्पी पी रखी है इसीलिए वो वापस से आगे देखता है। तो रुद्र भी उसकी बात सुन उसे घूरता है तो शौर्य उससे भी क्यूट सी स्माइल दिए अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है यार मैं तुझे किडनैप कर तुझे कहीं ले जाने आया था। देख मैं सारी तैयारी भी करके आया हूँ। फिर वो नकली गन दिखाते हुए ये गन तुझे डराने के लिए। फिर अपने कोट की पॉकेट से एक बोतल और रुमाल निकाल रुद्र को दिखाते हुए कहता है देख ये रुमाल और बेहोशी वाली दवा तुझे बेहोश करने के लिए। फिर अपने पॉकेट से रस्सी निकाल कर ये रस्सी तुझे बांधने के लिए। वैसे तेरी हाइट के हिसाब से छोटी है पर तू एडजस्ट कर लेना। रुद्र शौर्य की अजीब गजब तैयारी देख कुछ हैरानी होती है तो वहीं जियान को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। रुद्र शौर्य को अपनी आंखें छोटी कर घूरता हुआ कहता है और कुछ बचा है? शौर्य उसकी बात सुन सोचते हुए हाँ में सिर हिलाते हुए अपने पास वाले पॉकेट से शराब की बोतल निकाल कहता है हाँ ये भी है रिक्वेस्ट करने के लिए भाई हो जाना किडनैप। रुद्र शौर्य की अजीब रिक्वेस्ट सुनकर कुछ समझ ही नहीं पाता कैसे रिएक्ट करे। वो उसे घूरता हुआ अपनी आईब्रो झुकाते हुए पूछता है पर क्यों? शौर्य उसकी बात सुन हंसते हुए कहता है क्योंकि यही एक तरीका है भाई सब ठीक करने का। रेहान ने कहा है अब तू जल्दी से किडनैप हो जा हमें देर हो रही है। जल्दी किडनैप हो तुमने किडनैप होना होगा तुझे भाभी की कसम जल्दी हो जा। रुद्र कुछ कह पाता उससे पहले शौर्य के मुंह से अन्या का जिक्र सुनकर जैसे खामोश हो जाता है। अन्या की यादें एक बार फिर उसके दिल में हलचल मचाने लगी। वो बिना शौर्य की बात पे ध्यान दिए उसके हाथ से बोतल लिए उसे अपने मुंह से लगा लेता है। शौर्य तो बस हैरत से उसे देखता है पर अमन मन ही मन खुश भी होता है। रुद्र ने पल भर में ही वो सारी बोतल खाली कर दी पर फिर भी शराब का नशा अन्य की यादों के नशे को कम नहीं कर पाया। वो एक टक बाहर देखता है और मन ही मन जैसे अन्या को पुकारता है। वहीं दूसरी तरफ अन्या बेचैन हुई आधी रात को घर के बाहर टहल रही थी। सारिका जी की नींद पानी पीने के लिए खुलती है पर कमरे में न होने की वजह से जैसे कमरे से बाहर आती हैं तो उनकी निगाहें अन्या पे जाती हैं जिसे यूँ देख वो कुछ परेशान से अपना सोल ठीक करते हुए बाहर आती हैं और अन्या के पास आते हुए परेशान हुए कहती हैं क्या हुआ लाडो तुम इस वक्त यहाँ बाहर सब ठीक है ना? कहीं कुछ तकलीफ़? अपनी माँ को अपने पास देख अन्या झट से उनके गले लग रुआंसी हुई कहती है माँ पता नहीं माँ सब ठीक है भी या नहीं माँ। अन्या के रोने से सारिका जी का दिल और ज़ोरों से घबरा जाता है।
वो जल्दी से उसे खुद से दूर किए उसके चेहरे को देखती हैं तो अन्या की आंखों में आंसू और साथ चेहरे पे परेशानी के भाव छाए हुए थे। ये देख सारिका जी काफ़ी परेशान हो जाती हैं। वो जल्दी से अन्या को पास वाले झूले पे बैठाते हुए कहती हैं, पहले तुम यहाँ बैठो लाडो, और अब बताओ क्या बात है, क्या हुआ। अन्या अपने पेट को छूते हुए रोती हुई कहती हैं, माँ मेरा बच्चा। अन्या को ऐसे रोते देख साथ ही बच्चे की बात सुन सारिका जी उसके पेट पर हाथ रख कहती हैं, क्या हुआ लाडो, तुझे कहीं दर्द हो रहा है, हम हॉस्पिटल चलें, आखिर बात क्या है, कुछ तो बोल। पर अन्या काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, इसीलिए वो उसके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, लाडो पहले तो रोना बंद कर और अपनी माँ को बता क्या बात है, मेरा जी घबरा रहा है लाडो तुझे ऐसे देखकर। अन्या सारिका जी की बात सुन अपने आंसू को थामे कहती है, माँ मेरा बच्चा ये अब कोई जवाब दे रहा है। माँ आपने कहा था कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, पर माँ अब तक कुछ नहीं हुआ। इतना बोल अन्या रोते हुए अपनी माँ का हाथ कसकर थाम कहती है, माँ मेरा बच्चा ठीक तो है ना, आज मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है, माँ बोलो ना ये ठीक है ना। सारिका जी अन्या की बात सुन खुद भी टेंशन में आ गई थी। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि कुछ दिन से अन्या की हालत उनसे छुपी तो नहीं थी और अब तक बच्चे का ना हिलना थोड़ी सी चिंता की बात तो थी। पर सारिका जी को अन्या की चिंता करते भी तो नहीं देख सकती, इसलिए खुद को संभाले अन्या के आंसू पहुंचकर उसे अपने सीने से लगाए कहती हैं, लाडो पहले मेरी बात सुन, तो इसे कमज़ोर नहीं पड़ सकती इस वक्त, समझी, और हम कल ही बड़े अस्पताल जाएंगे और बड़े डॉक्टर से बात करेंगे, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा लाडो, ऐसे नहीं डरते। सारिका जी के लाख समझाने पर भी अन्या का मन जैसे आज शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो काफ़ी घबराई हुई थी, वो किसी भी सूरत पे अपना बच्चा नहीं खो सकती थी। वो काफ़ी देर अपनी माँ से यूँ लिपट सुबकते हुए रही। जब ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई तो सारिका जी ने समझाना बुझाकर अन्या को अंदर ले गई और अपनी माँ अपनी गोद में रख कर उसका सिर सहलाते हुए उसे सोने को कहा। काफ़ी मुश्किल से अन्या को आज रात नींद भी आई। सारिका जी अन्या के सोता देख एक राहत की सांस लिए अपने मन में कहती हैं, भगवान कितनी परीक्षा लेंगे मेरी बेटी की, क्यों इतने दुख दे रहे हो, सब ठीक कर दो, दे दो मेरी बच्ची को उसकी खुशियाँ, मत छीनो, आपसे विनती करती हूँ। इतना बोल सारिका जी बस अन्या के सिर को सहलाती रही। उनकी आंखों से तो नींद ही गायब थी। अन्या की हालत देख तो वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त रुद्र की नींद गाड़ियों की शोर और आंखों पे पड़ती रोशनी से होती है। वो अपनी आंखें मीचता हुआ अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करता है, पर तेज़ पड़ती रोशनी से उसकी आंखें खुलने की जगह बंद हुए जा रही थी। उसका सिर भी उसे काफ़ी भारी लग रहा था। वो अपना सिर पकड़ उठता वह अपनी आंखें खोल आसपास देखता है तो बस हैरान रह जाता, क्योंकि वो कल रात से कार में ही था और कार इस वक्त उसके लिए एक अनजान जगह पे थी। वो बाहर देख आश्चर्य होता हुआ कहता है, जियान ये कौन सी जगह तुम मुझे ले आए हो, मेरा सिर। रुद्र बोलता बोलता अपना सिर दोबारा पकड़ लेता है। तभी उसकी नज़र उसके बगल में बैठे सोरे पे जाती है, जो काफ़ी आराम से बैठा हुआ सुबह की कॉफ़ी का मज़ा ले रहा था। रुद्र सोरे को यूँ देख हैरान नज़रों से उसे देख कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सोरे रुद्र की बात सुने क्यूट स्माइल के साथ कहता है, कॉफ़ी पी रहा हूँ, वैसे तुम भी पी लो, कॉफ़ी अच्छी है। इतना बोल सोरे रुद्र भी अपने पास वाले दूसरी कॉफ़ी का कप बढ़ाता है तो रुद्र उसे अजीब नज़रों से देख आसपास टटोलते हुए गुस्से में कहता है, शौर्य ये कौन सी जगह है और तुम कहाँ लेकर आए हो। शौर्य सुबह सुबह रुद्र के चिल्लाने पे अपने कानों पे उंगली डाल जैसे उसे झाड़ता हुआ कहता है, यार धीरे बोल, मैं बगल में ही बैठा हूँ और तुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने कल रात तुझे किडनैप कर लिया था। यह सुन रुद्र शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहता है, व्हाट। शौर्य उसका वाट सुन मुस्कुराकर एटीट्यूड लिए कहता है, अरे भाई ये वाट वेट हम बाद में करेंगे। शौर्य अपने पॉकेट से कॉम और छोटू नरमिनर आगे करता हुआ कहता है, देख जल्दी से अपना हुलिया सुधार ले, कैसे खुखार लग रहा है, थोड़ा इंसान तो बन जा, हम बस पहुंचने वाले हैं। रुद्र उसकी हरकतों पे चिढ़ते हुए कहता है, ये हरकत क्या है शौर्य, मेरा फ़ोन कहाँ है।
रुद्र गुस्से में आया अपना फ़ोन टटोलने लगता है तो उसके रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं है और एक कार भी उसकी नहीं है और साथ ही जियान तक कार में नहीं था। ये सब देख रुद्र के माथे पर बल पड़ जाते हैं। वो शौर्य को गुस्से वाली नज़रों से घूरता है तो शौर्य सहमा हुआ उसे देख कहता है, यार क्या कर रहा है? किडनैप मैंने किया है, कम से कम खुद डरने की मुझे डरा मत। रुद्र कुछ कह पाता है कि ड्राइवर बीच में कार रोक कहता है, सर हम पहुंच गए। जिसे सुन शौर्य काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखता है तो वहीं रुद्र कंफ्यूज सा बाहर देखता है, पर जैसे उसकी नज़र सामने पड़ती है उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं और धड़कनें बढ़ने लग जाती हैं। तो दोस्तों, शौर्य रुद्र को किडनैप करके आखिर कहाँ लेकर गया है, हम जानेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।